Hello students, welcome back to my channel. From today we'll start with a new lecture series on the series branch called real analysis. Okay? Branch called real analysis, which is mainly for BSc students and for IIT GEM students who are preparing for IIT GEM. Okay, for IIT GEM and for BSc students. Mainly for it will be for IIT GEM students. Okay. Okay. First of all, what is IIT GEM? IIT GEM आपको पता होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल तो IIT GEM एक ऐसा एग्जाम है जिस फॉर एग्जांपल आपने बीएससी किया. ओके. आपको मौका आपको आफ्टर 12 आपको मौका नहीं मिल पाया. आफ्टर 12 यू डिडंट क्लियर जेई. ओके. जेई मेंस प्लस एडवांस आपने क्लियर नहीं कर पाया, तो आपको क्या होगा, आपको आईआईटी मिल नहीं पाएगा. यस, आपको आईआईटी मिल नहीं पाएगा फॉर बीटेक एंड बी आर्किटेक्चर. ओके, या बी आर्किटेक्चर, इसके लिए आपको आईआईटी मिल नहीं पाया. नाउ सपोज आप बीएससी कर रहे हो. ओके, सपोज आप बीएससी कर रहे हो और आपका अभी ख्वाहिश है कि यार मैं काश मैं आईआईटी से एमएससी कर पाता या कुछ अदर डिग्रीज ना, एमएससी वगैरह या कुछ भी. तो आपके पास एक और मौका होता है आईआईटी में जाने का. बीएससी से एमएससी करने के लिए आईआईटी से आपके पास एक मौका होता है और उसी मौका को कहते हैं आप आईआईटी जैम. यही आपका एक गेट है आपका आईआईटी के अंदर घुसने का. ओके, आईआईटी और यू कैन से एनआईटी आल्सो, not leaving out this good colleges, NIT as well. Okay, IIT plus NIT. Okay, आपका रैंक डिसाइड करता है कि बेसिकली आप IIT से मिलेगा कि NIT से मिलेगा. ओके, और देखिए हर स्टूडेंट का सपना है कि हम IIT से या NIT से अगर MSc करें, कोई भी एक डिग्री ले, बिकॉज तो पता ही है कि IIT जो कि एक रिनॉन यूनिवर्सिटी है हमारे इंडिया का, यहाँ से पढ़ना सबका एक ख्वाब है, ड्रीम कॉलेज होता है. ओके, I'm not saying that IIT ही सब कुछ है, पर यस IIT सबका एक ड्रीम होता है. यस और नो? तो यस, आफ्टर बीएससी आप एमएससी कर सकते हो आईआईटी से, एनआईटी से, बाय गिविंग द एग्जाम कॉल्ड आईआईटी जैम. दिस इज फॉर बीएससी स्टूडेंट्स. ओके, दिस इज फॉर बीएससी स्टूडेंट्स हु वांट टू गो इन आईआईटी. सपोज अगर कोई स्टूडेंट बीटेक कर रहा हो किसी अदर कॉलेज से, आपको मान लो बीटेक नहीं मिल पाया, फॉर एग्जाम्पल आपको बीटेक ही करने का मन है और आपने बीटेक आईआईटी से नहीं, कहीं और से कर रहे हो फॉर एग्जांपल, और आप चाहते हो कि यार आईआईटी से आप कुछ आपका इसी लाइन से कुछ आईआईटी से कर लेते, तो उसके लिए एग्जाम होता है दिस इज कॉल्ड गेट एग्जाम. ओके, बहुत ऐसे एग्जाम है, पर मैं नहीं बता रहा हूँ. इसमें होता है गेट एग्जाम. बेसिकली आपको अगर एमटेक करना हो, बेसिकली एमटेक करना हो आपको फ्रॉम आईआईटीज. ओके, फ्रॉम आईआईटीज एंड आईआईटीज, इसके लिए एग्जाम क्या होता है, इसके लिए एग्जाम होता है गेट. ओके, इसमें डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं. ओके, सिमिलरली और भी बहुत एग्जाम्स हैं जो आप अच्छे यूनिवर्सिटी को पाने के लिए आप दे सकते हो. जस्ट लाइक एग्जाम फॉर फिजिक्स स्टूडेंट्स, जेएस एग्जाम होता है. ओके, फॉर फिजिक्स स्टूडेंट देयर इज वन एग्जाम कॉल्ड जेएस, तो आप अच्छे यूनिवर्सिटी से करना है. ओके, और भी बहुत यूनिवर्सिटी है. ओके, तो हम आज बेसिकली मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया आपको ये एग्जाम्स के बारे में, और एक थोड़ी होगा तो मैं एक वीडियो बना दूंगा पूरा related to IITs and NITs and the exams called JAM and GATE exam. Okay, for time being इस वीडियो में हम जो हमारा मुद्दा है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज, उस पे हम आते हैं. ओके, हम स्टार्ट करने वाले हैं रियल एनालिसिस, जिसमें हम फर्स्ट टॉपिक हम लेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज. ओके, वी विल टेक द फर्स्ट टॉपिक व्हिच इज द फर्स्ट चैप्टर, सीक्वेंस एंड सीरीज. ओके, सीक्वेंस एंड सीरीज हम ये ब्रांच लेंगे. बेसिकली मैं ब्रीफ नोट्स दूंगा आपको, आप ये समझ सकते हो कि शॉर्ट नोट्स होंगे आपके लिए जो आपको हाईलाइट करेगा. थोरली हम नहीं पढ़ेंगे, हम बेसिकली जो मेन पॉइंट्स है जिससे आपका पेपर ऑलमोस्ट क्लियर हो सकता है. मींस
सीक्वेंस एंड सीरीज से जो भी क्वेश्चन आएगा आपका हो जाएगा। ओके, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, जो भी क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज से होगा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब हो जाएगा। एक आध तक वो बात ही नहीं है कि नहीं, हमेशा पढ़ेंगे। ओके, शॉर्ट नोट्स लेकर बेसिक बेसिक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बेसिक बेसिक थ्योरम्स है, उसको लॉजिकली एंड ट्रिकी वे में हम उसको समझेंगे अच्छे से कि हमारा दिमाग में स्टिक हो जाए, है कि नहीं। प्रूफ करने का तो ये नहीं है, हम बेसिक बेसिक वे से प्रूफ करेंगे, मतलब प्रूफ भी कर लेंगे बेसिक बेसिक वे से, एंड इसको लॉजिकली कैसे हम देखेंगे, याद करने का तरीका भी देख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे। ओके, मेन हमारा ये सीरीज जो होगा वो क्वेश्चंस पे ही होगा। ओके, हम क्वेश्चंस के लिए स्टार्ट कर रहे हैं इसे। ओके, सो विल स्टार्ट विद द टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर सीक्वेंस एंड सीरीज, तो वो फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका आता है कि व्हाट इज अ सीक्वेंस देन। ओके, क्वेश्चन कम्स आउट, मैं बेसिक स्टार्ट कर रहा हूँ एक बार, जो आपका एक बार आपको आता होगा तो आपके लिए आप इजी हो जाएगा। फर्स्ट बेसिकली हम पढ़ रहे हैं रियल एनालिसिस, इन विच वी विल डिस्कस ओनली फॉर विद रियल नंबर्स और इसके सबसेट्स। ओके, वी विल डिस्कस विद रियल नंबर एंड इट्स सबसेट। ओके, वी विल नॉट गो फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, हम कॉम्प्लेक्स के वर्ल्ड में नहीं जाएंगे, हम रियल वर्ल्ड तक ही रहेंगे। So you can say sequence, or you can also say in other word sequence of real numbers. Yes, you can also say in sequence of real numbers. Okay, sequence of real numbers. हम बेसिक बेसिक देखते हैं इजीली, जो एक स्टूडेंट के लिए इजी हो समझने के लिए। चलो, व्हाट इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, बेसिक डेफिनेशन करते हैं हम। फर्स्ट लेट मी टेक पेन। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। So what is the sequence of a real number? Let's see. Suppose you have a subset, a non-empty, this is a non-empty. Okay, it is a non-empty subset of real number. Okay, आपके पास एक सेट मैंने लिया A, which is non-empty and it is a subset of real number. Then a function, then a function, then a function, कैसा है फंक्शन? फंक्शन डिफाइंड है आपका नेचुरल नंबर से आपका इस सेट ए पे। ओके, विच इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। इस पे आपने एक फंक्शन डिफाइन किया फ्रॉम नेचुरल नंबर, दिस इज फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखो कैसे होगा डिफाइन, डिफिनेशन ऐसा होता है इसका, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वी हैव फंक्शन में अगर आप टोटल नेचुरल नंबर डाल दो, ओके, जितने भी नेचुरल नंबर है आप टोटल उसमें डाल दो, तो आपका ये आई ए ऑफ एन विच बिलोंग्स टू दिस ए सेट। ठीक है, बेसिकली सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स ऐसा होता है कि बेसिकली आप ये समझो, आप ये एक फंक्शन होता है। ओके, ये सीक्वेंस जो होता है बेसिकली ऑफ रियल नंबर, ये फंक्शन होता है उस डोमेन, जिसका डोमेन जो होता है आपका नेचुरल नंबर होता है, जिसका डोमेन आपका नेचुरल नंबर होता है, और जो रेंज, जो कोडोमेन सेट है आपका, कोडोमेन सेट है, जो भी रेंज सेट बनेगा आपका वो एक सबसेट बनेगा आपका दिस सेट ए व्हिच इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। ओके, एंड दिस ए इज नॉन एम्प्टी। समझ में आ गया नहीं? बेसिकली सीक्वेंस क्या है? बेसिकली एक फंक्शन है, बेसिकली कुछ नहीं, एक फंक्शन है जो कि आप डिफाइन करते हो नेचुरल नंबर से लेकर एक प्री डिफाइंड सेट, आप जो भी जिसे भी डिफाइन कर लो। ठीक है, आप प्री डिफाइंड सेट पर डिफाइन करते हो ए। ओके, फॉर टाइम भी हम ए लेके जा रहे हैं, और ए क्या आपका है सबसेट ऑफ रियल नंबर है। सबसेट भी हो सकता है आर भी खुद हो जाए, कोई इशू नहीं इसमें। ठीक है, तो बेसिकली डिफाइन कैसे होता है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, छोटा एन हमने लिया, स्मॉल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर आप उठाया तो आप ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, फंक्शन पुटिंग, अगर आपने पूरा डोमेन डाल दिया नेचुरल नंबर, तो आपका जो भी आएगा वो ए ऑफ एन आएगा। ए ऑफ एन का मतलब यही होता है क्या, फंक्शनल वैल्यू फॉर एन, फॉर द वैल्यू ऑफ एन, स्मॉल एन। ओके, ये फंक्शनल वैल्यू है। ओके, फंक्शनल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट एन। ठीक है, इसी को बोलते हैं व्हाट, इसी को बोलते हैं हम लोग सीक्वेंस। और ये जो भी आउटपुट आएगा आपका बेसिकली ये दिस शुड बिलोंग फ्रॉम दिस सेट ए जो हमने डिफाइन किया है। ठीक है, नाउ हम समझते हैं इसमें, आपको समझ में, आई थिंक आपको समझ में आ गया व्हाट इज अ सीक्वेंस। सीक्वेंस कुछ नहीं है, एक फंक्शन है, बेसिकली आप डिफाइन करते हो नेचुरल नंबर से एक सेट, सबसेट ऑफ रियल नंबर। ओके, अगर आप फंक्शन के अंदर पूरा नेचुरल नंबर ले लो तो जो भी उसका आउटपुट आएगा ए एन, जो भी ए एन है,
n equal to 1, equal to 2, n equal to 3, for any real number a of n आएगा, and that a of n जो भी वो वैल्यू आ रहा है, a of n कुछ नहीं है, एक नंबर ही आएगा, एक रियल नंबर आएगा ऑब्वियसली, तो वो रियल नंबर आपका सेट a से आएगा। बस ये कहता है, ये है फंक्शन। ओके, हम आगे बढ़ते हैं और हम एक टॉपिक समझते हैं इसमें। तो बेसिकली एक टर्म है इसमें जो आता है आपका बेसिकली रेंज ऑफ सीक्वेंस, रेंज ऑफ सीक्वेंस। ओके, रेंज ऑफ सीक्वेंस, एक मिनट हो गया। तो range of sequence, range of sequence a of n, कुछ इस इक्वल टू, हम बेसिकली सीक्वेंस को डिनोट करते हैं इस तरह। ओके, सीक्वेंस को हम दिखाते हैं इस तरह, इस तरह। ये देखो क्या करते हैं, एक ऐसा ब्रैकेट डालते हैं और उसके अंदर a of n लिख देते हैं। ओके, या ऐसे भी लिखते हैं, कर्सिव ब्रैकेट a of n ऐसे, ठीक है। तो ये डिनोशन है किसका, एक सीक्वेंस का। दिस इज डिनोशन ऑफ, ये क्या है आपका, डिनोट करते हैं किसको हम, डिनोट करते हैं हम एक सीक्वेंस को। ओके, इस सीक्वेंस को आपको मैक्सिमम जैम में भी आपको इस तरह का नोटेशन दिख सकता है। ये दिख सकता है, ये भी दिख सकता है। ओके, ये वाला, चलिए तो मैं ये लेके जाता हूँ। ये बेसिकली होता क्या है, इसको अगर सेट फॉर्म में लिखो तो आप a of 1, जो डोमेन आपका नेचुरल नंबर, तो a2 होगा, a3 होगा, बेसिकली a4 होगा, डॉट 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 टिल इनफिनिट। तो ये आपका बेसिकली क्या है, रेंज ऑफ सीक्वेंस है। ओके, रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, रेंज ऑफ सीक्वेंस आपको फंक्शन पता है, फंक्शन का रेंज क्या होता था, रेंज होता था फंक्शन का आपका, रेंज जो भी होता है वो क्या होता है, रेंज इज द आउटपुट, इजी लैंग्वेज में बहुत आसान भाषा में कर रहा हूं, आउटपुट ऑफ द फंक्शन। आपने क्या किया, देखो आपने नेचुरल नंबर डाला होगा, ठीक है, तो नेचुरल नंबर डाला होगा तो आपका ये सेट डाल रहे हो आप, है कि नहीं। तो एक आपका सेट ही आएगा ऑब्वियसली, एक सपोज आर सेट आएगा, और आर सेट में क्या वैल्यूज होंगे, क्या नंबर्स होंगे, a1 होगा, a2 होगा, a3 होगा, डॉट डॉट a ऑफ n होगा। मतलब n इक्वल टू 1 के लिए a1 होगा कोई टर्म, n इक्वल टू 2 के लिए a2 होगा, 3 के लिए a3 होगा, एंड सो ऑन टिल a ऑफ n। आपके लिए आपको हर एक नेचुरल नंबर के कोरस्पॉन्डिंग, हर एक नेचुरल नंबर के कोरस्पॉन्डिंग एक आउटपुट मिल जाएगा। ओके, एक आउटपुट मिल जाएगा, a1, a सब 1, a सब 2, a सब 3 एंड से लेकर a सब है until डॉट डॉट। ओके, बेसिकली नेचुरल नंबर क्या होता है, एक काउंटेबल होता है, काउंटेबल सेट है, बट काउंटेबल इनफाइनाइट सेट ही है, तो इट विल गो फॉर टिल इनफिनिट। ओके, मैं एन यहाँ पे स्टॉप मुझे करना ही चाहिए था, यहाँ पे आप यहाँ पे डॉट डॉट लिख सकते हो, ठीक है। तो ये होता है रेंज, बेसिकली रेंज जो फंक्शन आप पढ़ते थे। तो इसी तरह हमारा सीक्वेंस का रेंज क्या होता है, n इक्वल टू 1 के लिए जो भी आपका जो वैल्यूज आता है, फॉर एग्जाम्पल n इक्वल टू आपने जो 1 डाला, 2 डाला, ओके, आप भी देखेंगे अभी आगे किस तरह हम a1 डालेंगे। तो आपने n की जगह सब वैल्यू डाल दिया नेचुरल नंबर का, और जो जो पॉसिबल वैल्यूज आया आपका फॉर n इक्वल टू 1 से लेकर इनफिनिट नेचुरल नंबर्स, दैट वैल्यू, दैट आंसर, उसको आप एक सेट फॉर्म में लिख दो, एक सेट में लिख दो उसको, तो वो जो सेट फॉर्म में लिखा जाएगा वो ही होता है रेंज ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस का रेंज, एक सीक्वेंस क्या क्या डिफरेंट वैल्यूज आपको दे सकता है। ओके, डिफरेंट वैल्यूज। ओके, हम रिपीट तो करते हैं, आपको तो पता ही है, हम रिपीट तो वैल्यू करते नहीं सेट के अंदर। तो मान लो सपोज मैं एक सीक्वेंस दिखाता हूँ आपको, एक सीक्वेंस है आपका a ऑफ n इक्वल टू 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। बेसिकली ये आपका एक सीक्वेंस है जिसमें 1 और 2 अल्टरनेटिवली आ रहा है। पहले फर्स्ट आ रहा है 1, फिर नेक्स्ट 2, 1 2 1 2 1 2, इस तरह बेसिकली इस तरह आ रहा है। फर्स्ट पोजीशन जो कि ऑड पोजीशन से, ऑड पोजीशंस पे आप देख रहे हो 1 आ रहा है, एंड इवन पोजीशंस पे आपका 2 आ रहा है। ओके, तो बेसिकली ये तो आपका सीक्वेंस दिखा हुआ है, पर आपसे अगर पूछा जाए कि इसका रेंज क्या होगा, रेंज सेट क्या होगा। ओके, रेंज ऑफ, मैं देख लेता हूँ सीक्वेंस a ऑफ n। ओके, पढ़ना कैसे, सीक्वेंस a ऑफ n क्या होगा सर, सीक्वेंस का रेंज आपका कि कौन कौन सा डिफरेंट वैल्यूज आ रहा है आंसर में, एक 1 आ रहा है और एक 2 आ रहा है, बस ये आपका रेंज सेट बनेगा। बेसिकली
क्योंकि हम, आपको पता है हम जो है बेसिकली सेट में डिफाइन, सेट में रिपीटेशन नहीं करते हैं। अबव जो लिखा हुआ है सेट में, दैट इज अ सीक्वेंस। ओके, हम बेसिकली आप सॉरी मैं तो सीक्वेंस कह रहा था ना, ऊपर जो हम लोग लिखे हुए ये सीक्वेंस का हम लिख रहे हैं। ओके, डिनोशन जो सीक्वेंस के लिए, तो हम यहाँ जो कर रहे हैं वो सीक्वेंस का है। ओके, ये सीक्वेंस, तो सीक्वेंस में आप रिपीटेशन कर सकते हो, बिकॉज क्योंकि रिपीटेशन क्यों होगा, देखो ये क्या करता है डिनोशन, ये करता है बेसिकली क्या, ओके ये डिनोशन करता है आपका ये डिनोशन क्या करता है, ये क्या रिलेशन करता है आपका A1, ये क्या होता है आपका A सब 2, दिस इज व्हाट A सब 3, दिस इज व्हाट A सब 4। तो बेसिकली ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, तो ये डिफरेंट डिस्टिंक्ट टर्म्स है। ये जो 1 पहले आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया, तो ये अलग अलग पोजीशंस पे, जो पहला 1 आया वो फर्स्ट पोजीशन पे है, जो सेकंड वो 2 आया हुआ वो सेकंड पोजीशन पे है, जो थर्ड 1 आया वो थर्ड पोजीशन पे, तो उनका पोजीशन एक मार्क है। तो बेसिकली वो पोजीशंस है, पोजीशन के हिसाब से रिपीटेशन, रिपीटेशन तो कुछ नहीं है यहाँ पे, रिपीटेशन थोड़ी हो रहा है, रिपीटेशन आपको, हाँ न्यूमेरिकल वैल्यू आपको सेम दिख रहा है, पर हम रिपीटेशन नहीं कर रहे क्योंकि पोजीशन तो डिफरेंट डिफरेंट है, पहला पोजीशन अलग होता है, दूसरा पोजीशन अलग होता है। ओके, पोजीशंस का बात होता है, सीक्वेंस में हम पोजीशन का बात करते हैं, रेंज में हम न्यूमेरिकल वैल्यू का बात करते हैं कि कौन कौन सा न्यूमेरिकल वैल्यू अपीयर किया गया है। ओके, दैट इज ऑल अबाउट रेंज एंड सीक्वेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बेसिक बेसिक इनको पढ़ना जाना है, एडवांस डिटेल में जाना नहीं है, बेसिक बेसिक इतना पढ़ के जाना है कि बस समझ में आए। ओके, अब हम पढ़ते हैं क्या है इसमें, देखो आप अब ये नोट कर सकते हो, बेसिकली ये नोट कर लेना कि इस तरह जो लिखते हो इसको क्या बोलते हो, इज दी इज कॉल्ड सीक्वेंस। ओके, इसको हम सीक्वेंस ही बोलते हैं, ये सीक्वेंस लिखने का तरीका हो गया सीक्वेंस। ठीक है, हैंडराइटिंग लिखने का काम नहीं है आपको, बस आंसर लिखो। ओके, नेक्स्ट देखो इसमें जो ए ऑफ एन है ये क्या होता है, ए ऑफ एन इज दी nth nth एनवा टर्म आएगा, एनवा टर्म उसका मतलब बेसिकली डिनोमिनेशन है ये nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, ये nth टर्म ऑफ सीक्वेंस का एक डिनोमिनेशन है, ए ऑफ एन, ब्रैकेट के बिना लिखेंगे एन ऑफ एन, दैट इज द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। आपको एग्जाम में बेसिकली ए ऑफ एन दिया जाता है, आपको सॉल्यूशन क्वेश्चन पूछते हैं उसके ऊपर, हम देख क्वेश्चन जब करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ओके, हम नेक्स्ट एक टर्म को समझते हैं फर्स्ट जल्दी से, ये है बाउंडेड सीक्वेंस। ओके, बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है आप समझो, बेसिकली कोई भी एक सीक्वेंस है आपके पास। ओके, टेक एनी सीक्वेंस, a sequence a of n is said to be bounded sequence if there exists what any k, okay, which belongs to the real number, एक k आपको मिल जाए रियल नंबर से, such that क्या होगा, देखो such that k जो आपका हो, ओके there exists a small k and a capital k। ओके, दो के आप अप्लाई करें, एक स्मॉल के एक कैपिटल के आपका मिले, such that this a of n is greater than this small k and this is less than equal to this capital K। okay, for all n belongs to नेचुरल नंबर, तब हम कहते हैं सीक्वेंस जो है बाउंडेड है। बाउंडेड का मीनिंग ये होता है, सिंपल वर्ड्स में आप समझो, बाउंडेड। ओके, कि बेसिकली जो सीक्वेंस है ना वो किसी दो रियल नंबर के बीच में उसके हर वैल्यू लाई करेंगे। ये सीक्वेंस के एवरी टर्म विल लाई इन दिस सीक्वेंस each term will lie, okay, sequence का every term will lie inside this bounded this region, और this region, ये region bound किससे, बेसिकली ये बंद किससे हुआ दोनों साइड में, तो स्मॉल के से बंद हुआ लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में आपका किससे बंद हुआ है, स्मॉल के से, एंड राइट हैंड साइड में बंद हुआ है कैपिटल के से। तो बेसिकली आपका सीक्वेंस क्या हो गया, बेसिकली आपका जो टर्म सीक्वेंस टर्म्स है
जो भी वो वैल्यू आएगा टर्म A1 A2 जो भी इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आने वाला है वो न्यूमेरिकल वैल्यू दो न्यूमेरिकल रियल नंबर वैल्यू के बीच में होगा। सपोज करो आप ऐसा सपोज करो एग्जाम्पल की समझो आप कि आपका एक सीक्वेंस है, इसका टर्म कुछ ऐसा है, देखो आप 1 2 3 4 फिर से 1 2 3 4 ओके एंड सो ऑन। तो ये भी एक सीक्वेंस है आपका, ठीक है, ये एक सीक्वेंस है आपका। अगर मैं कुछ गलती लिखता हूँ आप मिस्टेक, वेट अ मिनट, मैं एक बार ये ब्रैकेट से आप दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए। मैं यहाँ पे ये ले लो, सेम ब्रैकेट हो गया। तो बेसिकली ये क्या हो गया आपका, ये कि एक सीक्वेंस आप ऐसे दिखा रहे हो, ये एक 1 है 2 है 3 है 1 है 2। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है आपका, इसमें आप ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड सो ऑन आ रहा है। देखोगे आप तो इसका फॉर एनी n बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी n देख लो, बेसिकली आप किसी भी पोजीशन को देख लो, A1 पोजीशन देखो या A2 पोजीशन देखो या A3 पोजीशन जो कि ये है, या A4 पोजीशन देखो या A5 पोजीशन देखो या एंड सो ऑन ओके। जो भी पोजीशन देखो, ये n क्या होता है, ये वैल्यू होता है जिससे हम पोजीशन को डिफाइन करने वाले होते हैं ओके। तो ये आपका आ गया nth पोजीशन का टर्म। ये क्या आ गया, nth पोजीशन का टर्म। a ऑफ n का मतलब होता है nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस। तो बेसिकली nth टर्म है ये, nवा टर्म पे ओके, n पोजीशन पे जो वैल्यू आएगा उसको आप a ऑफ n से डिनोट करते हैं। तो ये जो भी आंसर आएगा आपका, ये जो भी वैल्यू आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू, जो भी रियल नंबर होगा ये वैल्यू आपको क्लियरली दिख रहा है, ये जो है 1 से तो बड़ा है, यस। और ये जो भी वैल्यू आने वाला है वो 4 से या 4 से इक्वल, छोटा या इक्वल ओके, मैं इक्वल का साइन दिया हूँ। तो ये होता है, इसका मीनिंग होता है बाउंडेड। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपका जो सीक्वेंस दिया गया है ना, वो 1 और 4 के बीच में बाउंडेड है, घिरा हुआ है ओके, बाउंड किया गया है। उसके पास मतलब आपका सीक्वेंस ना 4 से ऊपर जा सकता है ना 1 से नीचे आ सकता है, बीच में दबा हुआ है, वो दब के रह गया जिंदगी के जैसा ओके। तो यही है आपका बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है, इसी को कहते हैं बाउंडेड सीक्वेंस, which implies that a of n is bounded। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में बाउंडेड है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, नीचे साइड, तो इसे बोलते हैं इज बाउंडेड बिलो, वर्ड आता है, दो वर्ड आता है, इज बाउंडेड बिलो बाय 1 एंड इज बाउंडेड अबव, मतलब ऊपर की तरफ, अपर लिमिट जो इसका क्या है, बाउंडेड बाय व्हाट 4। तो ये जो सीक्वेंस आपका है क्या बन जाएगा, जब एक सीक्वेंस, अब एक और डेफिनेशन देखेंगे बाउंडेड सीक्वेंस का। अभी हमने जो डेफिनेशन देखा बाउंडेड सीक्वेंस का वो मैथमेटिकल डेफिनेशन था, और एक हम और डेफिनेशन अभी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसका मीनिंग क्या हुआ। इससे आ गया कि a ऑफ n सीक्वेंस a n इज बाउंडेड सीक्वेंस ओके। हम एक और वर्ड देखते हैं, एक चीज और देख लेते हैं, इसी थ्योरम के रूप में आप देख सकते हो क्या कि a sequence is bounded sequence if it is both bounded below and bounded above। अगर एक सीक्वेंस है जो आपका दोनों साइड बाउंडेड है, नीचे भी ऊपर भी है, मींस इट हैज अ अपर बाउंड आल्सो एंड लोअर बाउंड आल्सो, देन वी विल से द सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस ओके, बाउंडेड ठीक है, बाउंडेड ऑन बोथ साइड बोलो, सीधा बाउंडेड सीक्वेंस बोल दो ओके। ये आपको समझ में आना चाहिए। फिर देखो ये टर्म्स जो लिखाता है ना, ये जो हम लिखवा रहे हैं ना, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, और कहीं से क्वेश्चन नहीं आता है। सीक्वेंस सीरीज आपका जेम वाले जो है इसी से क्वेश्चन पूछ देते हैं, और इसी से बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि भाई हो क्या रहा है ओके। देखो बच्चे को डुबाना है ना, तो आपको टफ क्वेश्चन का काम ही नहीं है, आप उससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लो या बेसिक क्वेश्चन पूछ लो, बच्चे उसी में खत्म हो जाता है। अब बच्चे सोचते हैं कि भाई टफ क्वेश्चन पूछते हैं जेम वाले, तो टफ पूछते नहीं है ओके।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन नहीं, अगला अगला पॉइंट है, देखो आप, अगला पॉइंट ये है, ए सीक्वेंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए आपको। ए सीक्वेंस इज बाउंडेड if range of if range of the sequence if range of the sequence if range of the sequence is bounded। okay? अगर आप देखो, अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो क्या होगा, उसका रेंज होगा ना, रेंज, उसका रेंज, अगर आप देखो, आपको जानना है कि एक सीक्वेंस बाउंडेड है कि नहीं, तो क्या करो, आप उसका रेंज निकाल लो। यहाँ पे आप इफ न लिख के इफ एंड ओनली इफ लिख लो, बेहतर वर्ड ये रहेगा यहाँ पे, इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है डबल इम्प्लीफिकेशन। मैं समझाता हूँ आपको मतलब डबल एफ का। इफ एंड ओनली इफ का मीनिंग ये होता है मैथमेटिक्स में कि देखो, सीक्वेंस अगर आपको पता चल जाए सीक्वेंस बाउंडेड है, यहाँ पर आपको पता चल जाए सीक्वेंस बाउंडेड है, तो आप इससे ये बता सकते हो, ये इम्प्लाई का मीनिंग यही होता है, अगर दिस इज ट्रू, अगर ये ट्रू हुआ तो इसके बाद जो ओ भी होने वाला वो भी ट्रू होने वाला है। बेसिकली क्या होगा, अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो रेंज of sequence is also bounded। ओके, अगर सीक्वेंस बाउंडेड बोल दिया गया तो समझ ये याद रखना, तो रेंज बाउंडेड हो गया उसका, तो रेंज बाउंडेड होगा। सिमिलरली अगर सिमिलरली व्हाट, अगर रेंज मालूम पड़ता है, देखो वाइस वर्सा मीनिंग ये होता है, दैट इफ एंड ओनली इफ का मतलब यही होता है, रेंज आपको पता चल जाए कि रेंज ऑफ सीक्वेंस इज बाउंडेड, मान लो आपको रेंज ऑफ सीक्वेंस पता है कि बाउंडेड है, तो इससे आप कंक्लूजन लगा सकते हो क्या, कि सीक्वेंस भी बाउंडेड है, सीक्वेंस इज बाउंडेड, कंफर्म है ये। तो इसीलिए हम लिखते हैं आई डबल एफ, दैट इज द मीनिंग ऑफ आई डबल एफ इज इफ एंड ओनली इफ। और इसको मैथमेटिकल सिंबल्स में देखोगे आप तो ये होता है इसका मैथमेटिकल सिंबल, ये डबल इम्प्लाई, ऐसे लिखो, वन इम्प्लाई गोस टू दिस साइड और अनदर इम्प्लाई गोस टू दिस साइड, यहाँ का सामान उधर ट्रू है और उधर का सामान इधर ट्रू है, तो ये होता है डबल इम्प्लीफिकेशन। ओके, डबल इम्प्लीफिकेशन बोलते हैं इसको। okay? तो अगर सीक्वेंस बाउंडेड हुआ तो क्या बोल सकते हो आप, रेंज जो होगा बाउंडेड होगा, और रेंज अगर बाउंडेड है तो आप बोल सकते हो सीक्वेंस बाउंडेड होगा। ओके, ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ये देखो, ओके, ये हो गया आपका। आगे और पॉइंट लिखते हैं, ये पॉइंट्स लिखते जाइएगा, लिख लीजिएगा, या आप बाद में आप वीडियो देख लो, आप उसके बाद आप आराम से पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अब देखो ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो मैं जो बताने वाला हूँ सब इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये नोट्स है, ओके, जो मैंने बनाए थे, इम्पोर्टेंट नोट्स है। देखो सीक्वेंस ऑन सेट ए, इसी एक ए है सेट ए, और बेसिकली ए क्या है, बेसिकली आपको पता है ये ए जो है सबसेट है आपका रियल नंबर का, तो हम रियल नंबर की बात करने वाले हैं। सीक्वेंस ऑन सेट ए देखो कैसा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ सीक्वेंस फ्रॉम फंक्शन नेचुरल नंबर ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए का कार्डिनैलिटी की पावर में एन का कार्डिनैलिटी, तो ये होता है। व्हाट इज दिस, दिस इज दी, इसका मीनिंग होता है, देखो मैं लेता हूं यहाँ पे, ये होता है कार्डिनैलिटी, कार्डिनैलिटी ऑफ ए की पावर कार्डिनैलिटी ऑफ नेचुरल नंबर। कार्डिनैलिटी का मीनिंग होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस सेट में कितने हैं। ओके, द मीनिंग ऑफ कार्डिनैलिटी इज इन सिंपल वर्ड्स, इफ यू कैन से कार्डिनैलिटी का मतलब इन सिंपल वर्ड्स, ओके, यू कैन से नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये होता है कार्डिनैलिटी। हम सेट में डिफाइन करते हैं कार्डिनैलिटी बेसिकली। तो आप ये समझो नेचुरल नंबर कार्डिनैलिटी, नंबर ऑफ सीक्वेंस फ्रॉम ए फंक्शन नेचुरल नंबर टू ए सेट ए कितना होता है, कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट ए, जो भी आपका सेट दिया जाए उसकी पावर कैपिटल एन। ओके, समझ में आ गया, कैपिटल एन। अच्छा,
आपको ये भी पता होना चाहिए पहले से कि देखो ये जो n होता है दैट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का जो कार्डिनलिटी होता है ना, ये क्या होता है बेसिकली देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझ में आना चाहिए नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ होता है 1 से, एंड कहाँ होता है पता नहीं है इसलिए। और देखो नेचुरल नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर ये लिख लेना, नेचुरल नंबर जो होता है नेचुरल नंबर, ये क्या होता है, ये काउंटेबल होता है। काउंटेबल मतलब गिनती कर सकते हो आप, काउंटेबल, काउंटेबल होता है, काउंटेबल होता है आपका। काउंटेबल जो होने का मीनिंग यही होता है कि आप इसके टर्म को, जैसे 1 आता है फिर 2 आएगा, आपको स्पेसिफिकली पता है कि भाई इसके बाद तो 5 आएगा, इसके बाद 6 आएगा। तो जब आपको स्पेसिफिकली पता हो कि भाई इसके बाद क्या आएगा या उसके बाद क्या आएगा, एग्जैक्टली आप बता सकते हो कि एग्जैक्टली बिना एक देख के बता सकते भाई 10 आया, अच्छा अगला 11 आएगा, अच्छा 100 आया, अगला 101 आएगा, ओके 200 कम्स नाउ द नेक्स्ट विल बी 201। आप डेफिनेटली श्योरली आप बता सकते हो कि उस एक टर्म के बाद क्या टर्म आएगा। दैट टर्म, इस केस में आप बोल सकते हो काउंटेबल है वो सेट। एक होता है अनकाउंटेबल, जैसे रियल नंबर। रियल नंबर में अगर आप देखो तो 1 के बाद 1.1 के बाद क्या आएगा, 1.1 के बाद क्या आएगा, एग्जैक्टली क्या आएगा आपको पता है, नहीं पता। बिकॉज बिटवीन एनी टू रियल नंबर देयर आर इनफाइनाइट रैशनल्स इरैशनल्स, मतलब ये बोलो दो रियल नंबर के बीच में अनंत इनफाइनाइट रियल नंबर है। तो डेफिनेटली आप एग्जैक्टली ये नहीं बोल सकते भाई इस रियल नंबर के बाद एग्जैक्टली यही रियल नंबर होने वाला है। इट मे बी एनी रियल नंबर, वी डोंट नो एक्चुअली, आप नहीं जानते हो, ठीक है। तो दैट्स व्हाई रियल नंबर इज अनकाउंटेबल, नेचुरल नंबर इज काउंटेबल। काउंटेबल भी दो तरह का होता है आपका, एक काउंटेबल होता है किस तरह का, एक काउंटेबल होता है फाइनाइटली, एक होता है काउंटेबली इनफाइनाइटली। काउंटेबली फाइनाइटली का मतलब ये हुआ, ओके, काउंटेबली फाइनाइटली का मतलब ये होता है कि भाई एलिमेंट्स जो है काउंटेबल तो है पर फाइनाइट है, 10 होगा 20 होगा 100 होगा, बस खत्म हो जाएगा, एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टर्म्स के बाद वो खत्म हो जाता है, रुक जाएगा, ओके, इट विल स्टॉप। लेकिन काउंटेबली इनफाइनाइट का मतलब होता है आप काउंट तो कर सकते हो पर वो टर्म जो है एग्जैक्टली कहाँ रुकेगा ये आपको भी नहीं पता। दैट इज ऑब्वियसली यू कैन श्योरली यू कैन से फ्रॉम 1000 के बाद क्या आएगा आपको पता है, लाख के बाद क्या आएगा आपको पता है, 1 करोड़ के बाद कौन सा टर्म आएगा वो भी आपको पता है, लेकिन ये नहीं बता सकते कि खत्म कहाँ हो रहा है, ओके। दैट इज द टर्म कॉल्ड काउंटेबल, ओके। यू नो एग्जैक्टली व्हिच टर्म विल कम आफ्टर वन टर्म, इफ आई गिव यू वन टर्म, ओके, आपको पता है मैं एक टर्म बोल दूं तो आप बोलो इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, स्पेसिफिकली बता सकते हो आप, पर उस सेट में कितने टर्म्स है एग्जैक्ट काउंट बताना आपके लिए इम्पॉसिबल है। दैट इज द नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर एग्जांपल उसका, नेचुरल नंबर है आपका, इंटीजर्स है आपका, ओके। देखो इंटीजर्स है आपका, ये सब जो है क्या होता है, ये सब कभी अनकाउंटेबल है। जो नेचुरल नंबर होता है सबसे छोटा होता है काउंटेबल सेट में और काउंटेबली इनफाइनाइट सेट में, और इसका जो कार्डिनलिटी होता है एक टर्म है, देखो बेसिकली ये तो है नहीं, लेकिन मैथमेटिक्स वालों ने क्या किया, एक इसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया कि भाई इसको आप ऐसे ले लो आप, ओके। तो इसको हम पढ़ते हैं इस तरह, वी स्टडी वी रेड इट एज अलिफ नॉट, अलिफ नॉट, तो पढ़ते हैं अलिफ नॉट, ओके, अलिफ नॉट, नॉट ये जो आपका सिंबल जो जीरो जैसा सिंबल दिख रहा है आपको, तो नॉट बोल देते हो, इसको ही बोलते हो नॉट, और इसको एक सिंबल दिया अलिफ नॉट, ओके। और बेसिकली आपको बता देता हूँ मैं ये किस तरह का नंबर है, बेसिकली ये एक इसका एक दिया गया नाम ट्रांसफाइनाइट, ट्रांसफाइनाइट नंबर बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं इसे, ट्रांसफाइनाइट नंबर, ओके, ट्रांसफाइनाइट नंबर बोलते हैं इसको। और जो नेचुरल नंबर कार्डिनलिटी है, ओके, ये बेसिकली क्या होता है, ये जो है आपका इसको बोलते हैं लीस्ट, ओके, लीस्ट ट्रांसफाइनाइट नंबर क्या होता है, ट्रांसफाइनाइट लीस्ट, लीस्ट ट्रांसफाइनाइट नंबर, लीस्ट ट्रांसफाइनाइट नंबर बोलते हैं इसे, लीस्ट ट्रांसफाइनाइट नंबर, आपके मन में कहीं सवाल आ रहा हो कि सर इसका मतलब, सर इस रियल नंबर का क्या होता हो, रियल नंबर का जो होता है कार्डिनलिटी, इसको एक टर्म डिफाइन करते हैं
और उसे हम बोलते हैं सी। और इसका नाम है कॉन्टिनम, सही नाम होगा कॉन्टिनम हाइपोथेसिस। इट इज कॉन्टिनम हाइपोथेसिस। ओके, कॉन्टिनम NW या NUM सही होगा सर। ओके, कॉन्टिनम, कॉन्टिनम हाइपोथेसिस। ओके, ये होता है आपका सी का सिंबल। ओके ओके, लेट्स मूव ऑन। और हम कुछ और बात करते हैं जो हम बात कर रहे थे ऊपर में भी, अबाउट दी नंबर ऑफ सीक्वेंस। आई वाज टॉकिंग अबाउट सीक्वेंस ऑन सेट ए। तो हम समझते हैं सीक्वेंस ऑन सेट ए का बात हम क्या करना चाहते हैं। सीक्वेंस ऑन सेट ए, अब देखो, अब आपका ए जो है, आपने एक सेट लिया ए। ओके, हम डिफरेंट डिफरेंट ये देखते हैं, केसेस देखते हैं ऑफ ए। फर्स्ट केस आप ये समझो, ये जो आपका ए है, मान लो उसका कार्डिनैलिटी हो गया 1। मतलब सेट जो आपने लिया ए है उसमें एक ही एलिमेंट है, बेसिकली क्या होगा, देन नंबर ऑफ सीक्वेंस कितना हो जाएगा, 1 की पावर एलिफ नॉट। और 1 की पावर कुछ भी हो क्या होगा, 1 ही होगा। एग्जैक्ट 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही होगा, चाहे एलिफ नॉट हो चाहे इनफिनिट हो, कुछ भी हो मतलब नहीं, 1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक, एग्जिस्ट ए यूनिक सीक्वेंस, एक यूनिक सीक्वेंस ही मिलेगा आपको। ओके, यू विल गेट ए यूनिक सीक्वेंस, बिकॉज एक ही टर्म है आपके पास ना भाई, एक ही टर्म है, एक ही वैल्यू है, तो एक ही यूनिक सीक्वेंस मिलने वाला है। सभी जो एलिमेंट है, सभी जो एलिमेंट है सीक्वेंस का, वो एक ही एलिमेंट को मैप, समझो इस बात को कि देखो, मैपिंग मैपिंग समझो आप। सीक्वेंस क्या होता है, फंक्शन ही होता है फ्रॉम नेचुरल नंबर टू एक सेट ए। अब मान लो इसमें कोई एक एलिमेंट है, सपोज मैं इसको ए से लिखता हूँ अभी के लिए फिलहाल। तो इसमें जो A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, डॉट डॉट डॉट, ये सारे एलिमेंट किस पे फंक्शन है, तो इसको मैप करने, इसको करना पड़ेगा मैप। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपने ए को मैप किया और A2 को छोड़ दो, ऐसा नहीं हो सकता ना। फंक्शन का मीनिंग ही होता है कि उसका जो डोमेन सेट है, एन सेट है, इसके इमेज होना अनिवार्य है। ओके, एक एटलीस्ट मतलब एक नहीं, इमेज होना ही चाहिए इसको ना। चलो, और यूनिक इमेज होना चाहिए, यूनिक इमेज है यहाँ पे देखो आप, आ गया ना। क्या होगा, सारे के सारे एलिमेंट एक ही, मतलब एक ही को मैप करेंगे और उस इस तरह दिखेंगे आपको। ये जो आपका मैपिंग बनने वाला, ये कुछ इस तरह होगा। अब ए कोई वैल्यू हो सकता है। ओके, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ आपको फिलहाल, ए कोई भी एनी रियल नंबर है। इस तरह का मैपिंग बनने वाला है और सिंगल मैपिंग आ रहा है ऑब्वियसली। या तो ए आपका कोई फिक्स, ए जो है वो भी एक फिक्स वैल्यू होगा और उसी को सारे के सारे एलिमेंट जो सीक्वेंस के टर्म्स है उसी को सब मैप करेंगे। ओके, ये होता है when the cardinality of A is 1। okay, the second case नंबर 2 आता है आपका, if cardinality of A is greater than 1। अब मान लो कार्डिनलिटी अब ए का 1 से बड़ा हो गया, चाहे 2 हो गया चाहे 3 हो, ऐसा मतलब नहीं है। सपोज, तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं 2 पे देता हूँ, अगर 2 भी हो गया तो 2 की पावर एलिफ नॉट, भाई आप तो जानते ही हो, 2 की पावर 4 करो तो 8 होता है, 16, 2 पावर 5 तो 32, 2 पावर 10 करो तो 1024। देख रहे हो एक्सपोनेंशियल कितना ग्रोथ करता है ये, 2 पावर 10 में ही इतना हो गया, तो ये तो एलिफ नॉट है। एलिफ नॉट भी क्या है, ये एक अनकाउंट बेसिक ट्रांसफाइनाइट नंबर है ये, ऑब्वियसली इन्फिनिटी से छोटा तो है नहीं, है कि नहीं। तो हमारा जो ये 2 की पावर समथिंग है, ये क्या बनने वाला है आपको पता होना चाहिए। ओके, 2 की पावर नॉट जाता है वो कॉन्टिनम में भाग जाता है, बेसिकली कॉन्टिनम जा रहा है, बेसिकली ये ट्रांसफाइनाइट का सबसे बड़ा ट्रांसफाइनाइट नंबर घुसते जा रहा है, ये कॉन्टिनम हाइपोथेसिस में घुसते जा रहा है। बेसिकली क्या हो गया आपका इस केस में, आपका नंबर ऑफ सीक्वेंस कितने आएंगे, अनकाउंटेबल ना, बिकॉज़ सी आ रहा है ये। देन देयर एग्जिस्ट ऑलवेज, हमेशा, व्हाट, अनकाउंटेबल number of uncountable number of sequences, uncountable number of sequences।
जो आपको दिख रहा है ना, टू अगर मैं सबसे स्मॉल वन से ग्रेटर लेना है आपको, टू भी ले लो सबसे छोटा आप, टू की पावर अलिफ नॉट। व्हाट इज अलिफ नॉट हियर? द कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर। मैंने फॉर्मूला आपको ऊपर लिखा था ना आपको, कार्डिनलिटी ऑफ ए टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ एन। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए आपका मान लो 2 मैंने ले लिया, कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर होता है अलिफ नॉट, 2 पावर अलिफ नॉट इज कॉन्टिन्यूम, सी होता है, ये याद रखना आप। कॉन्टिन्यूम क्या होता है? बेसिकली इनफिनिट का भी है तो अनकाउंटेबल होता है कॉन्टिन्यूम। कॉन्टिन्यूम बेसिकली इज अनकाउंटेबल व्हिच इज यूज्ड फॉर रियल नंबर, दी फॉर दी कार्डिनलिटी ऑफ रियल नंबर्स। ओके, रियल नंबर हो जाए या उसके अलावा कोई और पढ़ेंगे बाद में उसके लिए। ओके, तो हमको कितना मिलेगा बेसिकली सीक्वेंस? वी विल गेट, ऑलवेज वी विल गेट अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सीक्वेंसेस। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, बस हो गया आपका इस टॉपिक में, इस पार्ट में लिखा था। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखो क्या, कि नंबर ऑफ टर्म्स, ये बेसिक पार्ट है लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स इन एवरी सीक्वेंस या इन एनी सीक्वेंस, एवरी बोल दो या एनी आप जो चाहे लिख लो, एवरी बोलो या एनी सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस उठाओ या सभी सीक्वेंस की बात कर रहा हूं मैं, इज जो कोई भी सीक्वेंस उठाओ आप, उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, ऑलवेज इनफाइनाइट टर्म जो होंगे यार। नो नो, A1 A2 A3 डॉट 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 AN डॉट डॉट जाता रहेगा क्या? तो नेचुरल नंबर में कितना वैल्यूज होता है? नेचुरल नंबर, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन नेचुरल नंबर? इनफाइनाइट। सो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी हाउ मच इन एवरी सीक्वेंस? विल बी इनफाइनाइट। तो ये बेसिक पॉइंट है, बस समझाने के लिए मैं आपको लिखवा दिया। ओके ओके, आगे क्या है देखो, एक पॉइंट तो एक और पॉइंट लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट ही है। जो मैं लिखवा रहा हूँ पॉइंट्स वो इंपॉर्टेंट ही होने वाले हैं। इफ रेंज A of n इज फाइनाइट, मान लो रेंज जो आ गया एक सीक्वेंस का फाइनाइट आ गया, ओके, तो इससे क्या समझ में आता है? अगर रेंज फाइनाइट आता है ना, तो इससे ये समझ में आता है कि आपके पास देयर एग्जिस्ट एक अल्फा मिलेगा आपका, कहां से? ए से, which is a subset of real number आपका, such that क्या, ये जो अल्फा है आपका, such that अल्फा has infinite pre-image, that is, अच्छी भाषा में हो दो, A of n is equal to अल्फा, आपका A of n अल्फा आएगा for infinite values of n belongs to natural number। तो मीनिंग समझो आप। देखो, अगर मान लो रेंज आपका ये आ गया, ये रेंज आ गया, तो मान लो आपको पता है ना रेंज, भाई रेंज कैसे आता है? रेंज बेसिकली, रेंज जो है आपका सीक्वेंस का ला रहे हो आप, मैंने बताया कि सीक्वेंस में जो टर्म्स होते हैं वो तो डिफरेंट टर्म्स है, आप उसको 1 1 1 1 लिखोगे तो भी आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो टर्म्स का बात, हम लोग सीक्वेंस में टर्म्स का बात करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू हमें कोई बात ही नहीं है उसमें, है कि नहीं? पोजीशंस का बात करते हैं, इस पोजीशन में कौन सा वैल्यू आ रहा है, पहले पोजीशन पे 1 है, अगले पोजीशन में भी 1 है, कोई बात नहीं, क्योंकि वो डिफरेंट पोजीशंस है। एक 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 जो एक पोजीशन है उस पोजीशन पे 1 रखा हुआ है, अगले पोजीशन पे अगले 1 रखा हुआ है, उससे कोई ये मतलब नहीं है कि 1 1 आ रहा है, नहीं, पोजीशंस पे आ रहा है। पर रेंज का मीनिंग, रेंज का मतलब ये होता है कि भाई वो जो सीक्वेंस है आपका, कौन कौन सा डिफरेंट रियल नंबर्स को दे रहा है आपको, या आउटपुट में लेके आ रहा है। 1 2 3 4 बोल रहे हो, इसका मीनिंग ये हुआ, अगर रेंज 1 2 3 4 आया है, इसका मतलब फाइनाइट आया हुआ है, ये फाइनाइट है, यस और नो? 1 2 3 4 क्या ये फाइनाइट नहीं आ गया? 4 ही एलिमेंट्स है, फाइनाइट आ गया, ओनली 4 एलिमेंट्स है। फाइनाइट आने का मतलब ये होता है कि ये जो सीक्वेंस आपका जो दिया गया, जो भी ये सीक्वेंस होगा आपका, उस सीक्वेंस में ये टर्म्स क्या किए होंगे? रिपीट किए होंगे, और इनके अलावा कोई टर्म भी नहीं होगा। भाई रेंज में क्या आता है? रेंज में तो सारे एलिमेंट्स आते हैं जो कि आपका सीक्वेंस में सीक्वेंस में आ रहे होंगे। 1 2 3 4 आया, इसका मतलब है कि रेंज में ये 4 ही एलिमेंट्स ही है, उसके अलावा कोई एलिमेंट्स नहीं है, और ये 4 ही एलिमेंट्स है, और ये 4 एलिमेंट्स रिपीट करते आ रहे हैं, कितना बार? इनफिनाइट टाइम्स। समझे? रिपीट करेगा, कितना टाइम रिपीट करेगा? इनफिनाइट टाइम्स रिपीट किया होगा, एटलीस्ट एक टाइम तो रिपीट, सबका बात नहीं बोल रहा हूँ, एटलीस्ट। तो बस ऐसा ले लो आप, दिखाता हूँ आपको।
ऐसा आप सीक्वेंस लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 1 ले लो, 3 ले लिया आपने तो 1 ले लो, फिर 4 ले लो तो 1 ले लो, फिर 2 ले लो। ठीक है, एक ऐसा सीक्वेंस आप बना सकते हो, सीक्वेंस सीक्वेंस ऐसा आप सीक्वेंस मतलब ले लो एक रैंडम वाइज में 1 2, तो ऐसे आप एक सीक्वेंस ले लो, तो आप देख रहे हो ना कि इसमें जो 2 जो है 2 भी रिपीट कर जाएगा यहाँ से, देखो आप ध्यान से, 2 अभी यहाँ पे आया है, फिर आगे आएगा, फिर देखो 1 अभी यहाँ पे आया तो यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर और आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा। तो बेसिकली देख रहे हो ये 1 जो है, ये देखो A1 जो है आपका, A3 जो है आपका, A5 जो है आपका, A7 जो है एंड सो ऑन, A9 डॉट इक्वल टू 1 आ रहा है आपका। तो बेसिकली A ऑफ n इज इक्वल टू 1 आ रहा है, किस किस के लिए आ रहा है, फॉर n इक्वल टू 2n प्लस 1, n है क्या यहाँ पे, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बेसिकली ऑड वैल्यूज ऑफ जितना भी ऑड वैल्यू उसके लिए 1 ही आएगा आपका, मैंने ऐसा डिफाइन किया सीक्वेंस है कि नहीं। बेसिकली A1 पे भी 1 आएगा, A3 पे भी 1 आएगा, A5 पे भी 1 आएगा। और ऑड नंबर्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। ऑड नंबर्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट नहीं होते हैं। तो इसका मीनिंग ये क्या आ गया, मैं इसको ये सब लिख सकता हूँ ना, ये कि 1 हैज, और 1 किधर होता है देखो, ये तो आपका, ये तो होता है नेचुरल नंबर, और ये होता है आपका ये सेट, इसमें आपका रेंज आ रहा है, तो ये भाई सब यही तो आ रहा है ना। और डॉट डॉट ये A1 जो है, A2 जो है, A3 जो है, डॉट A1 आपका 1 दे रहा है, A2 आपका 2 दे रहा है, A3 आपका फिर 1 दे रहा है, A4 आपका कुछ 3 दे रहा है, A5 आएगा तो फिर 1 आ जाएगा। देख रहे हो ना, तो ये 1 जो है, 1 का देखो, जो इस पे से इस मैपिंग में जो होता है, मैपिंग फंक्शन में क्या होता है, जब आप इधर से जब मैप करते हो, A1 जिससे मैप करता है, तो वो नंबर जिसमें मैप हुआ वो उसका इमेज होता है, किसका इमेज, A1 का इमेज होता है। ओके, और इस साइड जो ये 1 है, ये एलिमेंट 1 जो है किससे जुड़ा हुआ है, A1 से, A3 से, तो वो A1 और A3 1 के लिए क्या प्री इमेज है। ओके, इस समझो ये आईना है, समझे फंक्शन जो एक आईना जैसा क्रिएट करता है। ये आईना है, यहाँ पे आप खड़े हो जाते हो और आप अपना आईना में तस्वीर देखते हो। ओके, जो आप आईना में आप देखते हो, आपको तो भाई ये तो बड़ा इस आईना में मेरा तस्वीर नजर आ रहा है, और तस्वीर जो है उस तस्वीर के लिए आप क्या होगे, आप होगे प्री इमेज। ओके, वो अगर इमेज है तो वो आप प्री इमेज है उसके लिए। तो यही बोल रहा है, जो 1 है यहाँ पे देखो, आप ये जो 1 आ गया, ये जो 1 आ गया आपका, ये 1 क्या हो गया, बेसिकली ये 1 हैज हाउ मच प्री इमेज, इनफाइनाइट ना, 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, प्री इमेज। समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा, मैं जितना इजी हो सकता है मैं उतना इजीली बोल रहा हूँ उस भाषा को। आई गेस आपको समझ में आया होगा, यस। अच्छे से याद रखना, अगर किसी सीक्वेंस का रेंज फाइनाइट आता है तो इसका मतलब यही है, उस रेंज सेट में एटलीस्ट एक तो ऐसा अल्फा मिलेगा आपको। बेसिकली हो सकता है सभी रिपीट करते हो, कोई इशू नहीं है, एटलीस्ट एक अल्फा ऐसा मिलेगा, एटलीस्ट एक देयर विल बी एग्जिस्ट वन अल्फा which comes from the set A, which is a subset of real number, such that alpha वो जो एलिमेंट हो, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसका इनफाइनाइट प्री इमेज होगा, वो इनफाइनाइट प्री इमेजेस से वो जुड़े होंगे, मैपिंग किया होगा उसके साथ। ओके, इन अदर वर्ड्स मैडम ने बोल सकते हो कि a ऑफ n इक्वल टू अल्फा आएगा फॉर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। a1 के लिए आ गया, a3 एग्जांपल में a1 के लिए आ गया, a3 के लिए आ गया, 5 के लिए a7 आ गया। बेसिकली ऑल द ऑड नंबर्स के लिए आपका 1 आ रहा है, तो ये इनफाइनाइटली इनफाइनाइट टर्म्स आ गया। ये सर नो, ये आप एक समझ लो, आप इसको भी पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, आप कुछ अच्छे और पॉइंट्स समझते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो एक और पॉइंट लिखवाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लिख लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या है कि देखो, फॉर ए रियल सीक्वेंस, जैसे हम रियल 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 एनालिसिस पढ़े तो रियल से ही बात होगा। फॉर ए रियल सीक्वेंस ए ऑफ एन, इफ इट इज व्हाट, अगर कोई पता चलेगा कि इफ इट इज बाउंडेड एंड बाउंडेड फ्रॉम वेयर, अबव, अगर ये बाउंडेड अबव है, then the range of
सीक्वेंस इज, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, मिस्टेक तो क्या, तो ठीक है, द रेंज ऑफ सीक्वेंस इज व्हाट इज बाउंडेड, ये रॉन्ग है यहाँ पे, ये सॉरी ये रॉन्ग है यहाँ पे, द रेंज ऑफ सीक्वेंस इज व्हाट इज बाउंडेड। then range of sequence is also bound, okay, ये भी बाउंड होगा। अगर आपका सीक्वेंस बाउंडेड अबव है तो आपका रेंज सेट भी कहाँ बाउंडेड होगा, अबव, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, मीनिंग अगर उल्टा भी हो तो सही है, अगर आपका रेंज सेट बाउंडेड अबव हो जाए तो आपका सीक्वेंस ही बाउंडेड अबव होगा, उल्टा, ओके। अगर ये ट्रू तो वो ट्रू, ये ट्रू तो वो ट्रू, ओके, ऐसा वाइस वर्सा, इसी को वाइस वर्सा बोलते हो आप। अदर टाइम में आप इफ एंड ओनली इफ इस्तेमाल कर सकते हो, ओके, ये समझ सकते हो। और इसी से एक और कंक्लूजन निकल के आता है, क्या, इसी से ओके, अगर ये ऐसा हो बाउंडेड अबव हो, इसी से एक और कंक्लूजन निकल के यही आता है कि बाउंडेड अबव है, इसका मतलब ये हुआ इट हैज व्हाट, बाउंडेड अबव होने का मतलब क्या है, इसके पास एक अपर लिमिट है, इसके पास एक क्या होगा, एल यू बी, एल यू बी बोलो या आप बोलते हो, उसी को बोलते हो आप सुप्रीमम, इसका इस सीक्वेंस ए ऑफ एन का ये होगा, इट हैज एल यू बी, और ओके वैसे वर्सा दोनों के पास। एल यू बी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, अगर पढ़ रहे हो आप, एग्जाम में तैयारी कर रहे हो तो, ओके, लीस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड बाउंडेड अबव है तो ऊपर से बंद होगा, तो अपर बाउंड तो होना है, उसमें हमको लीस्ट लेना है अपर बाउंड में, ओके। देखो लीस्ट इसलिए बोलते हो अपर बाउंड लेने के लिए, समझाता हूँ मैं आपको, ये एक लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अपर बाउंड लीस्ट लीस्ट क्यों है, ग्रेटेस्ट में क्यों है। देखो मान लो ये 2 है, ये 4 है, ये अपर बाउंड है, मान लो फिलहाल ये भी अपर बाउंड है, मुझे ये बताओ अपर बाउंड का मतलब क्या था, अपर डी, अब अगर जो भी टर्म्स है उसके अंदर है, ये सर नो, इसके अंदर है मान लो, तो अब मान लो ये 4 है, तो मुझे ये तो 4.1 जो होगा, क्या ये अपर बाउंड नहीं होगा इसके टर्म्स के लिए, अगर 4 अपर बाउंड है सपोज, ये अगर ये अपर बाउंड है, ये अपर बाउंड है आपका, if 4 is upper bound for this entire elements inside this, obviously है, if 4 upper bound है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू 4 ही है, तो ये अपर बाउंड हो गया, मींस बाउंड है क्योंकि ऊपर से बंद है वो, और अपर तो है भाई, सबसे ऊपर है वो, तो अपर बाउंड हो गया वो। नाउ अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं यार 4 ना लेके मैं 4.1 लेता हूँ, मेरा दिल चाह रहा कि मैं 4.1 लूँ, क्या 4.1 अपर बाउंड होगा, 4.1, हाँ यस ये होगा अपर बाउंड, क्योंकि यार ऊपर है ना, ये बाउंड तो है ना भाई साहब, चलिए अगर 4.1 बोलूं तो भी तो अपर बाउंड होगा ना, अपर लिमिट को रोक रहा है ना वो, मतलब कहने का अपर बाउंड का मतलब जो भी एलिमेंट सेट से आए, इंटरवल से आएगा वो 4.1 से छोटा होगा, यही मीनिंग होता है अपर बाउंड का, यस और नो, तो होगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे ये कहूं, मैं आपसे कहूँ कि यार चलो 5 बोलो अपर बाउंड होगा, और हाँ सारे एलिमेंट 5 छोटे भी है, 6 होगा तो हाँ क्योंकि एवरी एलिमेंट इन दिस इंटरवल इज लेस देन 6, 9 होगा तो बोलेगा हाँ होगा, 10 होगा हाँ होगा, 1000 होगा हाँ होगा, जो सभी एलिमेंट्स जो 1 से ही बड़े छोटे हैं, सॉरी 4 से छोटे जो एलिमेंट्स है वो 5 से ऑब्वियसली छोटे होंगे, ऑब्वियसली वो 6 से छोटे होंगे, सॉरी ऑब्वियसली वो 7 से छोटे होंगे, ऑब्वियसली वो 10 से भी छोटे होंगे, ऑब्वियसली वो 1000 से छोटे होंगे, ऑब्वियसली वो 1 लाख से छोटे होंगे। तो बेसिकली अगर आपको एक अपर बाउंड मिलता है, 4 मिला आपको अपर बाउंड, आपने कहा कि मेरा फर्स्ट अपर बाउंड 4 है, तो 4 से अबव जितने भी एलिमेंट्स होंगे उस सभी के सभी क्या होंगे, अपर बाउंड्स में गिनती होंगे। लेकिन अब देखो आपको इस सभी अपर बाउंड्स में लीस्ट अपर बाउंड कौन सा लगता है, सबसे छोटा अपर बाउंड कौन सा है, तो 4 है, तो हम लेते हैं सबसे छोटा अपर बाउंड। तो ऐसे में क्या होगा बताता हूँ समझाने के लिए, ऐसे में क्या होगा यार, एक बच्चा बोले भाई सर मैं लेता हूँ 9, मुझे पसंद है 9, मैं लूंगा अपर बाउंड 9, फिर कोई एक बच्चा एक सवाल पकड़ लेगा, वो बोले सर मुझे पसंद है 1000, मैं अपर बाउंड 1000 लूंगा, सब अपनी मर्जी से नहीं लगेगा, और देखोगे कि आप चढ़ा मारा था तो वो 2 के 4 के पीछे में आ रहा था, और बंदा बोल रहा था 1000 अपर बाउंड मेरा, गलत आंसर नहीं है, और इतना दूर जाने का काम क्या है,
जब हम 2 से 4 के बीच का नंबर्स को हम बोल सकते हैं 4 से छोटा दिख रहा है मुझे, 4.5 से छोटा दिख रहा है मुझे, इतनी बड़े वैल्यू लेने का काम नहीं था, इसलिए हमने एक टर्म डिफाइन किया दिस इज कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड। अपर बाउंड में से सबसे छोटा अपर बाउंड जो है उसको पकड़ लो आप। अगर ये समझे हो आप लीस्ट तो ये समझे होगा ना, तो लोअर बाउंड भी समझ में आ जाएगा आपको इसी तरह। अब तो लोअर बाउंड ये 2 है, जो भी एलिमेंट इस सेट के इंटरवल के अंदर है वो 2 से तो बड़े तो होंगे, बड़े या इक्वल होंगे। तो 2 क्या हो गया, 2 क्या हो गया, लोअर बाउंड हो गया ना, लोअर बाउंड हुआ ना, अरे अपर नहीं है ना भाई साहब। सुबह तो जो भी एलिमेंट्स है वो 2 से बड़े हैं, 2 सबसे छोटा वैल्यू हो सकता है इस सेट से, दो क्या होगा, लोअर बाउंड होगा। अच्छा, 2 अगर लोअर बाउंड है तो मैं 2 से छोटा एक एलिमेंट लू 1.9, तो क्या ये लोअर बाउंड होगा? ओके हाँ, क्योंकि इस सेट में तो सारे एलिमेंट 2 से बड़े हैं, जो एलिमेंट 2 से बड़े हैं वो एलिमेंट 1.9 से भी तो बड़े होंगे, कहाँ होगा, 1 होगा क्या, तो आप हाँ होगा, क्योंकि जो एलिमेंट 2 से बड़े हैं वो तो 1 से बड़े होंगे। सिमिलरली 0 भी होगा, -1 भी होगा, -1000 भी होगा, -1 लाख भी होगा, -1 भी होगा। तो इंटायर जब भी जो 2 से छोटे हैं वो सब क्या होंगे, लोअर बाउंड में आएंगे। पर देखो आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी, अब देखो आपके जितने भी एलिमेंट्स है इसके अंदर वो 2 से 4 के बीच में है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर मैं मुझे पसंद है 0, 0 में लोअर बाउंड लेता है, एक बच्चा मुझे नेगेटिव बहुत पसंद पड़ता है, मैं -5 लोअर बाउंड ले रहा हूँ, तो सर मैं -100 लूंगा, बोले मैं -1000 लूंगा, तो भाई सब तो अपने अपने हिसाब से ले लेगा। ओके, आप मैंने फिर से वो लॉजिक 2 से 4 के बीच में एलिमेंट से इतना ऊपर जाने क्या काम है भाई, इसलिए हमने डिफाइन किया एक और टर्म दैट इज कॉल्ड, भाई साहब इस सब लोअर बाउंड में देखो जो 1.9 है वो 2 से छोटा है, -2 है वो 2 से छोटा होगा, 0 है 2 से छोटा है, तो आप जो भी लोअर बाउंड लोगे वो 2 से छोटे तो होंगे, यस और नो। आप जो भी लोअर बाउंड लेंगे 2 से नीचे का 1.9, 1.8, 1.7, 0, 2, -2, -3, -4, that is all less than 2। That means in all the lower bound, अगर मैं सभी लोअर बाउंड को ध्यान से देखूं 2 से लेकर नीचे तक जाओ आप इंफिनिटी तक, तो नंबर लाइन के हिसाब से सबसे बड़ा एलिमेंट कौन होगा? ऑब्वियसली सबसे बड़ा एलिमेंट राइट हैंड साइड में होता है, दैट इज 2। 2 पे आपका 2 ही लोअर बाउंड स्टार्टिंग में है, तो इसका मतलब सबसे बड़ा कौन है लोअर बाउंड यहाँ, वो 2 है। इसी को हम डिफाइन करते हैं एक टर्म दैट इज कॉल्ड जीएलबी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। यहाँ पे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर बाउंड में सबसे बड़ा लेंगे, अपर में सबसे छोटा लेंगे। आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपको ये लॉजिक समझ में आया हो कि क्यों मैथमेटिशियन ने इस टर्म 2 टर्म को डिफाइन किया, लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड। यस, और इसी का अदर नाम है इन्फीमम। ओके, इसी को बोलते हैं इन्फीमम। इन्फीमम मतलब क्या होता है, छोटा नीचे, इन्फीमम इसी को बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को। और सुप्रीमम, सुप्रीमम का मतलब होता है बड़ा बाउंड, सुप्रीमम होता है इस्तेमाल लोअर सॉरी लीस्ट अपर बाउंड के लिए। आई थिंक ये आपको ये 2 टर्म अच्छे से समझ में आया हो, लॉजिक बिहाइंड द डेफिनेशन ऑफ लोअर बाउंड, लीस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी समझ में आया होगा। ओके, सीक्वेंस जो मैंने अभी लिखवाया आपको कि सीक्वेंस अगर बाउंडेड अबव है तो रेंज सेट भी आपका बाउंडेड अबव होगा, और रेंज सेट बाउंडेड अबव है, दोनों चीज ट्रू है और दोनों में से कोई भी ट्रू है तो बाउंडेड अबव का मतलब क्या होगा, उसके पास एक अपर बाउंड होगा, अगर अपर बाउंड है तो उसमें एक लीस्ट अपर बाउंड भी होगा, तो इट हैज एलयूबी या सुप्रीमम बोल सकते हो। ये पॉइंट अच्छे से लिख लेना, जो लॉजिक समझेगा समझ लेना। ओके, इस क्लास में हम बस इतना रखते हैं, अगले क्लास में हम जो और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको कैरी ऑन करेंगे, और हम जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खत्म करते हैं और हम क्वेश्चन की तरफ शुरू करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको। बेसिकली आईडी जैम में क्वेश्चन से ही होगा काम ऑब्वियसली, लेकिन हाँ जो हम लिखवा रहे हैं पॉइंट्स, उस पॉइंट से ही मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं पॉइंट से निकल के आते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस क्या होता है। ओके, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस क्या होता है। ओके, उसके बाद लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे कि बाउंडेड सीक्वेंस, अगर कोई भी एक बाउंडेड सीक्वेंस आपके पास है, उस बाउंडेड सीक्वेंस का क्या होता है आपका यूनिक, बेसिकली एक यूनिक नॉट यूनिक, एक अगर आपके पास सीक्वेंस है जो बाउंडेड है, आपको पता चल जाता है, तो आप बिना कुछ
जाने हुए आप ये बोल सकते हो सीक्वेंस का एक यूनिक मतलब एक लिमिट पॉइंट होगा, एटलीस्ट एक लिमिट पॉइंट होगा, यूनिक नहीं सॉरी, एक लिमिट पॉइंट होगा। इस थ्योरम को आप कहते हो बोल्जानो-विस्ट्रास थ्योरम, बोल्जानो-विस्ट्रास थ्योरम, जो कहता है कि अगर एक सीक्वेंस मान लो फॉर एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, अगर हर एक सीक्वेंस है जो कि बाउंडेड है तो कंफर्म उसके पास एक लिमिट पॉइंट होगा। हम देखेंगे लिमिट पॉइंट क्या होता है। ओके, फिर हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देंगे, पॉइंट्स लिखेंगे रिलेटेड टू दी बोल्जानो-विस्ट्रास थ्योरम एंड लिमिट पॉइंट, जो दोनों को रिलेट करता हो। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लिमिट ऑफ सीक्वेंस पे, फिर हम आएंगे उसके बाद जो मेन टॉपिक है हमारा जिससे क्वेश्चन निकल के बन के आते हैं, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। ओके, हम कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ सीक्वेंस सीखेंगे, उसमें कुछ कुछ थ्योरम्स है वो लिखेंगे। फिर हम थ्योरम्स ऑफ लिमिट पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। फिर हम आएंगे सैंडविच थ्योरम पे, सैंडविच और स्क्यूज प्रिंसिपल यू कैन आल्सो से, उसको हम देखेंगे, उसका होगा तो बेसिक प्रूफ भी देख लेंगे समझने के लिए। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है बेसिक समझेंगे, और डाइवर्जेंट सीक्वेंस में किस तरह का डाइवर्जेंस होता है, 2-3 तरह का डाइवर्जेंस होता है वो पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फिर से हम एक इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो आप पढ़ते आ रहे थे बचपन से, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसके बारे में, उसके उसके लिए हम कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करेंगे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए। फिर हम 2-3 थ्योरम पढ़ने वाले हैं, कोचीज थ्योरम जिसे बोलते हैं, कोचीज थ्योरम, वो हम पढ़ने वाले हैं। ओके, उसके बाद फिर ये सब पढ़ने के बाद हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ओके, ये सब पढ़ने के बाद 2-3 क्वेश्चन जो जो आईआईटी जैम में प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं। फिर हम जो नेक्स्ट टॉपिक पकड़ेंगे वो आएगा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है। ओके, फिर उससे कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ओके, कुछ थ्योरम्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको होगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल सब सीक्वेंस। ओके, सब सीक्वेंस से भी बहुत क्वेश्चन बन जाता है इजीली। आपको एक क्वेश्चन दिया है, एक एक सीक्वेंस दिया गया, मान लो कुछ सीक्वेंस बहुत टफ है, बहुत ही टफ है, तो आप उसके सब सीक्वेंस के हेल्प से भी आप उसके कन्वर्जन और डाइवर्जेंस के बारे में पता लगा सकते हो कुछ हद तक। So we will study about subsequence as well and some theorem related to subsequence. We will also learn something about in subsequence. We will learn what is called complementary subsequence. Okay, and obviously questions तो हम करेंगे questions और previous में जो आए हैं वो हम करेंगे। Okay, डेफिनेटली ये वीडियो लेक्चर जो है थोड़ा लंबा चलेगा लेकिन ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। ओके, हम जल्द से जल्द जो लेक्चर पार्ट है उसको खत्म करेंगे और क्वेश्चन पे ऑब्वियसली हर लेक्चर में क्वेश्चन करेंगे। बस आज बेसिक था तो आज क्वेश्चन ले नहीं पाए। ओके, आज टर्म ये इसके वजह से इंट्रोडक्शन पार्ट की वजह से। फिर हम कुछ कुछ थ्योरम जो इंपॉर्टेंट ये पढ़ लेंगे। फिर जो है मोनोटोनिक सीक्वेंस, अगर एक सीक्वेंस आपका मोनोटोनिक सीक्वेंस है, अगर उसके अंदर मोनोटोनिक सॉरी कोई भी एक सीक्वेंस है तो उसके तो एवरी सीक्वेंस मोनोटोनिक सब सीक्वेंस उसके पास होते हैं। ओके, फिर हम उसी में सब सीक्वेंस के लिए हम पढ़ेंगे बोल्जानो-विस्ट्रास थ्योरम, उसमें फिर से हम पढ़ लेंगे एक बार। ओके, अच्छे से समझने के लिए। ओके, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है जो मैं आपको बताऊंगा, आपको ऐसे याद रखना है, एज इट इज याद रखना है आपको। ओके, फिर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फिर एक आईआईटी जैम का प्रॉब्लम लेंगे, आईआईटी जैम का। ओके, फिर हम स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर ऑफ ए सीक्वेंस। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर। इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, जैम में और आते रहेंगे और आते हैं। ओके, अब क्वेश्चंस करेंगे और इजी मेथड में सीखेंगे। ओके, ये जो लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर हम बहुत इजी मेथड में सीखेंगे, इजी वे में, कोई टफ नहीं है। और उसके जो थ्योरम्स वगैरह हैं, जो प्रॉपर्टीज वगैरह हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, और जो प्रीवियस पेपर में जो क्वेश्चंस आए होंगे ऑब्वियसली वो तो करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया या जो फैक्टोरियल का फंक्शन क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर। ओके, उसके हेल्प से बन सकता है क्वेश्चन। फिर एक हम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड स्टॉलेज थ्योरम, और स्टॉलेज बोल सकते हो थ्योरम, या आप उसको इसका फुल नेम बोल सकते हो क्या, स्टॉलेज कैसारो थ्योरम। ये दो साइंटिस्ट ने बनाया था। वो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट समझते हो जैम के लिए, इससे क्वेश्चन बहुत इजीली बनता है आपके। ओके, इजीली बनते हैं, ये थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इस ये थ्योरम पढ़ने के बाद हम 10-12 क्वेश्चन, हो सकता है मैं ज्यादा क्वेश्चन लूं इसके, उसके ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, फिर हम बेसिकली देखेंगे, उसके बाद हम जो आगे बढ़ेंगे, उसके बाद पीक ऑफ ए सीक्वेंस भी वो देख लेंगे। फिर एक आध क्वेश्चन करेंगे जो टिफर में आया हुआ है, टिफर प्रॉब्लम्स भी देखेंगे हम, टिफर प्रॉब्लम्स जो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वो आपको खुलेगा क्वेश्चंस करने का।
ओके लेवल ऑफ। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे विद द मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, जो कि जैम में हर साल पूछा जाता है इससे, दैट इज कॉल्ड टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। ओके टेस्ट हम पढ़ेंगे, जिसमें चार पांच टेस्ट हम पढ़ेंगे, जो उस टेस्ट से हर क्वेश्चन बन जाए एग्जाम का। ओके इसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट आपको पता है, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस टेस्ट है आपका, पी टेस्ट है आपका इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट लेबनिज टेस्ट है आपका। ओके अल्टरनेटिंग सीरीज, हम अल्टरनेटिंग सीरीज भी देखेंगे, और उसमें जो आपका लेबनिज टेस्ट होता है वो आप पढ़ेंगे उसमें, तो इससे आप एक भी क्वेश्चन छूटे ना। और एक हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं सर वॉल्टर यूडिंग के किताब से। ओके जो कि आपका टिफर में आया, नॉट टिफर, एनबीएचएम में आया क्वेश्चन आया हुआ था, एनबीएचएम में इसको एज इट इज पूछा गया था। और ये आपके जो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ रियल एनालिसिस है बाय वॉल्टर रूडिन, उनके बुक में लिखा हुआ है। ओके पेज नंबर 81 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, तो क्वेश्चन के रूप में है, और आपका एनबीएचएम में इसको क्वेश्चन के फॉर्म में दिया गया था। ओके एंड देन वी विल सी सम थ्योरम्स, क्वेश्चंस करेंगे, फिर तो क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस। ओके 2-3 लेक्चर लगेगा मेरे ख्याल से, 2-3 लेक्चर लग जाएंगे टॉपिक पूरा खत्म करने में। ये दी थ्योरी पार्ट एक्चुअली 3-4 लेक्चर लग ही जाएंगे, खत्म लग ही जाएंगे ऑब्वियसली। फिर हम क्वेश्चन पे स्टार्ट करेंगे, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन होने वाला है। ओके प्लीज जो भी आप नए हो इस वीडियो पे, वीडियो शेयर करें, जो भी जैम एस्पिरेंट है उन्हें शेयर वीडियो करें, आपके भैया या कोई सीनियर आपके हैं जो जैम एस्पिरेंट हो, आप जो उनके वीडियो शेयर करें, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह का एवरी डे रोज मैं डालता हूँ लेक्चर्स, एवरी डे लेक्चर्स अपलोड होते रहेंगे। ओके आप अगर आप बोलोगे तो मैं लाइव लेक्चर्स भी ले सकता हूँ। ओके एज यू विश, आप अपना फीडबैक प्लीज कमेंट सेक्शन में दे, पसंद पड़ता है फीडबैक, फीडबैक दे, कुछ वीडियो कुछ भी आप फीडबैक दे सकते हो। ओके